नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ चर्चा में मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टटवाल जी। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बाबा महाकाल की कृपा है, आप दूसरी बार विधायक बने, मंत्री बने और उज्जैन का प्रभार मिला, कैसे देखते हैं? बाबा की कृपा तो 100% है और साथ में जो लगातार बीते हुए 10 सालों में पार्टी संगठन ने जो जिम्मेदारी दी वो पूरी निष्ठा और ईमानदार के साथ निभाई। वो चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव में व्यवस्था हो, असम में व्यवस्था हो, उत्तराखंड में व्यवस्था हो या फिर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में जहाँ पार्टी ने भेजा वहाँ काम किया। लगातार 4 महीने तक गुजरात में भी पार्टी की संगठन ने जो काम किया था वो किया और संगठन में जो जिम्मेदारी वो मिली और जो बाबा महाकाल की कृपा से और मध्य प्रदेश के विद्वान यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आशीर्वाद हुआ, उनकी कृपा हुई। तो बाबा की सेवा में बाबा की चौखट की चौकीदारी करना और बाबा की अवंतिका शहर की साफ सफाई का झाड़ू निकालने का अवंतिका की जिम्मेदारी मिली है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं तो इससे मानता हूँ शायद हो सकता है मेरा प्रारब्ध पूर्व जन्म की पुण्य ही थी जो बाबा के दर्शन मुझे हर बार मिलने को और वो काम करने का अवसर मिल रहा है। अवसर मिला, ये बात इसमें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे। उनमें सीएम के कई दावेदार थे, मंत्री के कई दावेदार थे। उनमें से एकदम आपको लगा कि बिल्कुल अचानक दूसरी बार में ही, और एक 2008 में विधायक बने थे, उसके बाद फिर गैप हुआ कि फिर से मंत्री पद में मौका मिलेगा, ऐसा कब आपको सूचना मिली? ये वरिष्ठ नेतृत्व में का कमाल है और मैं अपने दल को, जिस दल में हूँ उस दल में ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की पहचान बनाती है, उसकी परीक्षा लेती है और पहचान की मेरे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ नेता सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जिनने परख लगा करके और सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान ने परख लगा करके ये मापा और ये मेरे दल में ही होता है। सम्मानीय हितानंद जी शर्मा जी ने और जो कार्यकर्ता की योग्यता का जो पुरस्कार दिया है, मैं अपनी पार्टी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और जो पार्टी आदेश करेगी वो निरंतर करता रहूँगा। राजनीति में शुरू से रुझान था आपका कि लगा कि बिल्कुल कॉलेज या स्कूल के बाद में कि यहाँ समाज सेवा का एक माध्यम हो सकता है, या कहीं कुछ और बनना चाहते थे कि शुरू से लगा कि राजनीति में ही जाना है और इसी दिशा में समाज की सेवा करना है? दंडोतिया जी, मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा। मेरे पिताजी संघ से जुड़े रहे और एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। मैंने जब होश संभाला तो जब समझ बनी तो 72 के बाद 75 में मीसा लगी और उस मीसा के समय मेरे पिताजी संघ कार्य करते थे तो वांटेड थे और ऐसी परिस्थिति में पिताजी फरारी में समय निकालते थे। घर में 3 सज्जन नौकरी में थे, मेरे चाचा जी, पिताजी और ताऊ जी, और सबका सरनेम टेटवाल था। ताऊ जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिले के बौद्धिक प्रमुख थे। तो पुलिस पकड़ने आती थी, पिताजी फरार रहते थे। वो काल में फरार रहते थे तो घर आना नहीं होता था, आना नहीं होता था तो वेतन नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता तो घर का खर्च नहीं चलता था। तब मेरी माँ और दादाजी मजदूरी करके परिवार चलाते थे। तो राजनीति का जो प्रादुर्भाव हुआ वहीं से हुआ कि ऐसा सब क्यों होता है, आपातकाल क्या है, मीसा क्या है, क्यों लगाई गई, वो समझ बनी। और जब शाखा में जाने लगे तब ये बातें सामने आने लगी। तो बाल्यकाल से इस संघ का प्रभाव रहा, उसी का असर रहा है। मतलब मीसाबंदी कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पर जो लोग प्रताड़ित थे, आपका परिवार भी उसमें से प्रताड़ित रहा है? प्रताड़ित परिवार में रहा है, मीसाबंदी नहीं रहे पर मेरा परिवार प्रताड़ित रहा। आप संघ के वर्गीय प्रशिक्षित भी हैं बिल्कुल, और मतलब मेरी जो जानकारी मुझे पता है क्योंकि है ना आपके काफ़ी जुड़ा हुआ आसपास के लोगों से। अच्छा, क्या कहेंगे? बिल्कुल एकदम राजगढ़ जिले की जो तासीर है, हमेशा कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह का प्रभाव वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और एक बड़ा नेतृत्व तो दिग्विजय सिंह का था। पिछली बार हमने देखा कि कांग्रेस ने एक तरीके से क्लीन स्वीप करके आए थे राजगढ़ में। दंडोतिया जी, मैं पहले आपको हिस्ट्री बता दूँ।
राजगढ़ जिले से कई बार लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है। कर्नाटक केसरी कहे जाने वाले भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री जगन्नाथ राव जोशी जी राजगढ़ से लोकसभा सदस्य रहे हैं। उनके पूर्व में बाबूराव जी पटेल भारतीय जनसंघ से लोकसभा सदस्य रहे हैं। 2 बार बसंत कुमार जी पंडित जो कोषाध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के, वो वहाँ से लोकसभा सदस्य रहे हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी बाद में आए थे और दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ से सांसद रहे हैं। ये जिला जनसंघ का है। 19 मैंने व्यक्तिगत मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, व्यक्तिगत दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूं, उनके प्रभाव की बात कर। उनका प्रभाव रहा है। 1952 में ये जनसंघ का, मैं कहता हूँ कि जनसंघ का क्षेत्र रहा है, मालवा जनसंघ का रहा है। यहाँ माननीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल साहब, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, माननीय राजमाता सिंधिया जी का जिला है। उनने खूब मेहनत और परिश्रम करके और इस मालवा को गढ़ा है, इस जिले को गढ़ा है, मध्य प्रदेश को गढ़ा है। और राजगढ़ जिले के पंचायत गांव-गांव में माननीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल साहब का और माननीय ठाकरे जी का प्रवास होता रहा है। राजमाता सिंधिया साहब मुझे पता है 1967 में मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर हरिभाऊ जी वैद्य जी की बेटी की शादी में आई थी। मैंने वो काल देखा है। और राजमाता सिंधिया साहब का जो प्रेम और इसने था वो राजा महाराजा जैसा नहीं था, माँ की ममता जैसा था। उनने इस जिले को बनाया है। तो ये जिला जनसंघी जिला रहा है। मैं जिस विधानसभा में से मुझे प्रत्याशी चुना है, मात्र 2 बार कांग्रेस जीती है, वहाँ से सिर्फ 2 बार। दोनों बार दिग्विजय सिंह जी थे। दिग्विजय सिंह जी ने, मेरी विधानसभा की कह रहा हूँ, मेरी विधानसभा से सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीती। क्योंकि मुझे इसलिए चर्चा मेरे को करनी पड़ी दिग्विजय सिंह की। अभी 2024 को लोकसभा चुनाव थे, मैं गया भी था, आपके क्षेत्र में गया था, आपके घर पर भी गया था। उस समय ये लग रहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव जीतने वाले हैं। आप अकेले ऐसे नेता थे राजगढ़ के अंदर जो बिल्कुल दम से बोल रहे थे कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी, बीजेपी ने बना के रखी, बिल्कुल ये माहौल भले कुछ भी बना रहे। हमें हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम पे पूर्णतः विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं अपनी विधानसभा की नहीं कह रहा, मैं सभी हमारी 5 विधानसभाओं पे हमें पूरा भरोसा था, हमारे विधायकों पे पूरा भरोसा था। मेरे कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम रंग लेकर के आया था। दिग्विजय सिंह जी के पूर्व के कार्यकाल को जनता ने नकारा है, इसीलिए दिग्विजय सिंह साहब चुनाव हारे। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो इस समय हाशिए पर, हमने देखा राजगढ़ के अंदर संघ का शुरू से गढ़ रहा है, पर लेकिन कांग्रेस के जो वजूद था वो नज़र आता है। लगता है कि अब बिल्कुल वो दौर बिल्कुल खत्म हो चुका है कि संघ का प्रभाव, बीजेपी के नेता राजगढ़ के अंदर, अब कांग्रेस पूरी तरीके से नेस्तनाबूत है या खत्म हो चुकी है, अब अभी भी लगता है कि है कुछ दमखम? कांग्रेस ने जो राजगढ़ की भोली भाली जनता से वोट लेकर के उनको गुमराह किया और उनके भरोसों को तोड़ा, उसी भरोसे का जवाब राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिया है। वो जब शुरुआत चुनाव लड़े तब उन्होंने कहा कि मैं फैक्ट्री डालूंगा, मैं 1 लाख से जिताऊँ तो 1 फैक्ट्री, 2 से जिताऊँ तो 2 फैक्ट्री, पर आज फैक्ट्री का नाम नहीं है। राजगढ़ का आम व्यक्ति बेरोजगार हो गया था। और माननीय रोड़मल जी नागर जी के जीतने के बाद पूरे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में मैं कहूँ और राजगढ़ जिले में जल का पर्याप्त भंडार है। नीमच और काली सिंध और सराई परियोजना पर हमने बड़े तालाब बना करके, बड़े पानी को रोक करके लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र को सिंचित कर दिया है। कांग्रेस की सरकार के समय राजगढ़ का कृषि मजदूर मजदूरी करने के लिए झालावाड़, पाटन, विदिशा, इंदौर, भोपाल, रायसेन जाता था कृषि मजदूर के लिए, और 6 महीने रहता था। आज उस मजदूर के घर पे 3 फसलें होती है और वहाँ का कृषक यहाँ आके देखता है। तो ये राजगढ़ में विशेष परिवर्तन हुआ है। मैं आपके प्रभार के जिले की बात करूंगा क्योंकि उज्जैन है, बाबा महाकाल की नगरी है, मुख्यमंत्री का गृह जिला भी, और आप उन मंत्रियों में से जिनको संघर्ष कराने का भी मेरे ख्याल से सौभाग्य मिलने वाला है, क्योंकि 2028 संघर्ष थे, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल उज्जैन का परिदृश्य अलग होगा। क्या कुछ खास इस बार संघर्ष को लेकर प्लान सरकार ने तैयार किया है? क्योंकि तैयारियां लगातार जारी है, कमेटी बनाई जा चुकी है, काम अभी से शुरू हो चुका है। कल ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय बाबा महाकाल के दर्शन में पधारे थे और 6 लाइन रोड का उन्होंने उद्घाटन किया है। उज्जैन को
इतना सुंदर उज्जैन तो है ही सही, महाकाल धाम तो है ही, पर सिंहस्थ में आने वाले यात्री को सर्व सुविधा रहे। सिंहस्थ में आने वाला यात्री 100 किलोमीटर दूर से उज्जैन से जब आए तो उसको ऐसा लगना चाहिए उज्जैन की चौड़ी सड़कें, उज्जैन में उसको सर्व सुविधा युक्त उसको मिले और यातायात की पर्याप्त व्यवस्था हो, रुकने ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था हो, उसकी कार्य योजना हमने बना ली है और तेज़ी से सिंहस्थ के विकास को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। वो रतलाम वाले रास्ते हों या मक्सी के रास्ते हों या इंदौर से उज्जैन के रास्ते हों या झाबुआ के रास्ते हों, हमने हमारे आने वाले यात्री को 100 किलोमीटर पहले से हम ये सिंहस्थ की सुविधा उसको देने वाले हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि पिछली बार नर्मदा जी के जल से सिंहस्थ में स्नान हुआ था, नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना थी उसके माध्यम से, पर लेकिन इस बार मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि छिपरा जी का जल हम इतना पवित्र करेंगे, इतना रखेंगे कि वहीं से स्नान हो, तो इसको लेकर भी बिल्कुल कार्य योजना जारी होगी। बिल्कुल कार्य योजना बनी हुई है, गंभीर डैम में पर्याप्त पानी है और माँ शिप्रा जी के जल की पवित्रता बनी रहे और उस पवित्रता को लगातार कायम करने के लिए मेरी सरकार और मेरे मुख्यमंत्री जी लगातार सतत रूप से लगे हुए हैं। माने के चले कि सिंहस्थ जब तक हुआ 2028 तो न केवल उज्जैन बल्कि उसके आसपास का जो दूसरे जो भी शहर हैं वहाँ भी पूरा डेवलपमेंट और जो दूसरा विकास है या धार्मिक क्षेत्र के रूप में जो विकास होना है वो कम से कम 28 से पहले पूरा देखने को मिलेगा। उज्जैन में सभी देवालय, सभी शिवालय, आसपास के जो मंदिर हैं उन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाएगा और उज्जैन शहर के आसपास भी, जैसे उज्जैन प्रसिद्ध है मित्रता के रूप में, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता के रूप में नारायणिया जो स्थान है नारायण धाम, उस धाम के विकास के लिए भी 84 कोस की जो परिक्रमा उज्जैन होती है और रास्ते में पड़ने वाले जितने मंदिर, मठ, गुरुद्वारे और संतों के जो आश्रम है, जो मठ है, उनके उद्धार की भी हम परिकल्पना कर रहे हैं। जो सामाजिक धर्मशाला है, जो लॉज और होटल हैं, वो भी साफ सुथरे होकर के अधिक से अधिक वहाँ निर्माण हो और जिससे बाहर के आने वाले यात्री को सुख सुविधा ठीक से उपलब्ध हो, उसकी तैयारी उज्जैन कर रही है। रामवन पदगमन की चर्चा हमेशा की जाती थी, पर लेकिन मुख्यमंत्री जी कृष्ण पाथे लेकर आए हैं और शुरुआत मेरे ख्याल से उज्जैन से जो है राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश तक, मथुरा तक का पूरा कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। कॉरिडोर के अंदर रास्ते में जितने भी मंदिर हैं जहाँ कृष्ण भगवान के अब चिन्ह है, उनकी स्मृतियाँ, उनको विकसित करने की बात है। उज्जैन का आपने बताया नारायण आश्रम है, इसके अलावा संदीपनी आश्रम है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, तो लगता है कृष्ण पाथे का जो काम है वो सरकार दिशा में बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी सनातन संस्कृति और हमारे संस्कार हिंदुत्व के और इस संयुक्त परिवार के घोतक रहे हैं। इकबाल ने कहा था, मिटाए मिटती नहीं हस्ती हमारी जरूर कोई बात है। तो जो आपने कहा, हमारे भगवान परशुराम की जन्मभूमि जाना पावा, जहाँ पर भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था, उसके जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं। धार के पास जो धाम है वहाँ भगवान ने रुक्मणी का वर्ण किया था और रुक्मी को हराया था। उस धाम का भी उद्धार करने का कृष्ण पाथे के माध्यम से उस धाम का हम उद्धार करेंगे और जहाँ जहाँ कन्हैया के कदम पड़े, जहाँ जहाँ द्वारकाधीश के कदम पड़े, जैसे नारायणिया मैंने बताया कि महितपुर, जब उज्जैन से महितपुर के बीच में नारायणा गांव है, वहाँ पर जो घटना है कि भगवान लकड़ी काटने के लिए गुरु के आदेश से पूछे थे और कृष्ण और सुदामा की मित्रता का एक जो उदाहरण है, जो पूरे देश भर में पवित्र मित्रता का उदाहरण, एक राजा और एक ब्राह्मण की में दोस्ती का उदाहरण है, जो वो स्पष्ट दिखाई देता है। उन सब स्थानों का माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी, मैं फिर कहता हूँ विद्वान, हर विधा में पारंगत मुख्यमंत्री, मैंने कहा वो जो अच्छे ज्योतिषाचार्य भी, वो एक अच्छे शिक्षक भी हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैंने कल उनका जब
माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कार्यक्रम में भाषण सुना, तब पता लगा कि ये तो अंतरिक्ष विज्ञान के भी ज्ञाता हैं, ये ज्योतिष के पंचांग के भी ज्ञाता हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी ने जो काम हाथ में लिया है वो बहुत सुंदर काम होगा। और सिंहस्थ को लेकर भी और उज्जैन के विकास को लेकर के एक विशाल कॉरिडोर बनाने की उनकी योजना है। उज्जैन, रतलाम और देवास और इंदौर को ऐसा जोड़ने वाले हम लोग कि जिससे यातायात की पर्याप्त सुविधा हो और यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो और दुर्घटना नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हम करने देने वाले हैं। उज्जैन के यात्रियों को कोई कष्ट नहीं हो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री को हम भी सुनते हैं, खगोल विज्ञान की बात हो या फिर उज्जैन के विक्रमादित्य महाराज से जुड़े समय वैभव की बात हो, हमेशा उनके भाषणों में इस बात का जिक्र होता है कि उज्जैन का जो पुराना वैभव था अविंदका के समय का, उस वैभव को वापस लाना है। सरकार उसी दिशा में आगे काम कर रही है। सच बात है आप जो बोल रहे हैं, हमारी सनातन संस्कृति जिंदा इस बात के लिए है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे सांदीपनी आश्रम है, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी ये विकास करने वाले उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, BMS कॉलेज है, ITI कॉलेज है और बड़ा हब बनाने वाले हम शिक्षा का को लेकर भी बड़ा हब बनाने वाले, क्योंकि महाकाल की यह नगरी, जो लोग बाबा महाकाल की दर्शन करने आते हैं, मन में संदेश लेकर के जाते हैं, वो माँ हरसिद्धि का पूजन करके शक्ति की पूजा करते हैं, वो शिक्षा की पूजा करते हैं। सांदीपनी आश्रम में आकर के दर्शन करके वो गणपति भगवान की पूजा करते हैं और चिंतामण गणेश के दर्शन करके, और वो मंगलनाथ में मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलनाथ की पूजा करते हैं, जहाँ माता पार्वती ने सिद्धवट में भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी उस तपोभूमि में, और माँ शिप्रा मैया जो पूरे उज्जैन परिसर को जल देती है, उज्जैन परिसर का पालन करती है, उन सब धामों को सुरक्षित करके और उन सब धामों को सम्मान देने की परिकल्पना, वो त्रिवेणी हो या शनिचर स्थान हो, हम सब सारे धामों को अच्छा करके और सुंदर बना करके, वो भले ही बाबा काल भैरव हो, सुंदर बना के उज्जैन ऐसी है कि आप पधारे तो सही उज्जैन में आके, उज्जैन में अगर ऋण मुक्तेश्वर हमारे धाम में एक बार चने की दाल और चावल वहाँ चढ़ा देंगे तो हमारे के ऊपर जो कर्जा है वो 1.25 महीने में उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा मेरा शहर उज्जैन है। आपके पास 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार। ये दोनों विषय जो है निश्चित तौर पर रोजगार से जुड़े हैं। एक सरकारी नौकरी का भी महत्व है, अगर हम बात करें तो जो भर्ती परीक्षा होती है सरकारी, वो भी आपको करवानी है। दूसरा, अकेली सरकारी भर्ती ना हो, लोगों के हाथ में रोजगार भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण एक विषय है। तो क्या विभाग को लेकर कार्य योजना इस समय चल रही है कि लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान है सरकार का, या फिर लोग स्वयं निर्मित जो अपने व्यवसाय या खुद से दक्ष होकर अपना काम शुरू करें, उस और ज़्यादा फोकस है? बहुत अच्छी बात की आपने। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ है, 1 वर्ष पूरा हो चुका है, और महाराष्ट्र की धरती से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने 18 प्रकार के समूहों के साथ में लेकर 18 प्रकार के काम में कौशल विकास के माध्यम से गांव में रहने वाले युवाओं को रोजगार मिले, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना को साकार करने में हमने कार्य किया है, और लगभग 37,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम भी हमने कौशल विकास के माध्यम से किया है। और उसमें 18 प्रकार की जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, उन प्रशिक्षणों में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कारपेंटरी, लोहारी, मछली का जाल बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के गुड्डा गुड्डी बनाना, बांस की कलाकृतियाँ बनाना, पेंटिंग का काम, जो गांव में परंपरागत हमारे काम चलते आ रहे हैं, हार्वेस्टिंग का, बाल काटने का हमारा बंधु एवं महिलाओं का जो प्रशिक्षण चलता है, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाना। अगर
मिट्टी के बर्तन में नक्काशी होती तो नक्काशी बनाने का काम, और इसके अतिरिक्त गांव में जो पुराने हमारे कार्य चले आ रहे थे उसको वापस जीवित करके और वो काम सिखाना, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मोटर लाइन और मोटर पार्ट्स। आज की स्थिति में 2500 की पॉपुलेशन में लगभग गांव में 700-800 मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल की मैकेनिक का काम भी वो शहर में जाए बजाय उसको हम वो काम सिखाते हैं, और 15,000 की किट उस युवा को उपलब्ध कराते हैं। वो किट के साथ में 1 लाख रुपया उसको लोन देते हैं। आज मैंने ऐसे कई युवाओं को सम्मानित किया है जो लकड़ी के काम से पारंगत थे, जो सागर क्षेत्र के थे, साथ में चमड़े का काम, लेदर का काम, चमड़े के अगर वो देहाती जूते बनाने का काम, बेल्ट का काम, ये जो जैसी चीज़ें जो बनाते हैं, और साथ में जैसे धार्मिक स्थल हैं तो धार्मिक स्थलों पे माता को हम चूनर चढ़ाते हैं, तो चूनर चढ़ाने का काम, सिलाई कढ़ाई के अतिरिक्त स्व सहायता समूह में हम बहनों को बड़ी बनाने का, पापड़ बनाने का काम, और उसका मार्केट भी वहीं उपलब्ध कराने, तो वो सब काम उसको देकर, और जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से भी जैसे कुशन बनाने का काम, और कुशन बनाने का जो सिलाई में जो बाकी का रॉ मटेरियल बचता है वो कुशन में डालकर उसको कुशन बनाने का काम ऐसे कर रहे हैं। लकड़ी के फर्नीचर में सब आ गया, खिड़की दरवाजे मकान बनाने का काम। हमारा राजमिस्त्री जो जुड़ाई का काम करता है उसको भी प्रशिक्षण देकर राजमिस्त्री का काम, इलेक्ट्रिक का काम, जो इलेक्ट्रिक का, आपकी फोटोग्राफी का काम, जो अच्छे फोटोग्राफर हैं उसको फोटोग्राफी का काम भी सिखाने का काम, ये लगभग 40 घंटे का हम उसको प्रशिक्षण देते हैं 7 दिन का। उसके बाद 15,000 की किट उपलब्ध कराते हैं। साथ में वो एक टपरा या छोटी सी दुकान ले ले, 1 लाख रुपया का लोन देते कम से कम ब्याज में, और वो लोन चुका देता है तो फिर 1 लाख का लोन देंगे, और फिर वो चुका देगा तो फिर 2 लाख का, ऐसा करके 5 लाख का शुरू करने के साथ रोजगार बढ़ाने का काम, उसको आत्मनिर्भर बनने का काम, वो दूसरों को रोजगार दे सके, ये काम। और ये सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का, इस सपनों को साकार करने का काम हम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी सरकार ने शुरू की थी, उसको लेकर क्या है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ भी हमने 1 साल का उसको प्रशिक्षण दिया था। 1 साल के प्रशिक्षण के बाद में आसपास की जो कंपनियां थी और आसपास की इंडस्ट्रियां थी, वो इंडस्ट्रियों ने उसको 6 महीने साल भर के लिए रोजगार दिया, और उसको आत्मनिर्भर बना करके उसके बाद उस प्रशिक्षण के बाद वो युवा अपना स्वयं का कारोबार खोल सके और लोगों को रोजगार दे सके। इस काम के लिए हमने मुख्यमंत्री सीखो, उसका नाम ही है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, तो इसलिए उसने सीखा और अब कमाने का काम करना शुरू करेगा। ये अगर हम बात करें, आपने बोला कि आत्मनिर्भरता की बात है, पर लेकिन सरकारी नौकरियों को लेकर भी एक बड़ा इंतजार रहता है लोगों को। क्या कैलेंडर कोई जारी किया गया? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियाँ थी उसका ऐलान कर चुके हैं, कई सारे और भी पद खाली हैं, जो होना है अपना जो पद खाली है उनकी भर्ती होगी। पर हमें आज के युवाओं को, मेरे मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या वो BE करे या LLB करे या MA करे, किसी भी सब्जेक्ट में वो पारंगत हो, पर जब तक उसके कौशल का, युवा के कौशल का विकास नहीं करेंगे, उसको हुनर नहीं सिखाएंगे, हम कौशल के विकास के लिए ऐसा पाठ्यक्रम 10th, 12th और महाविद्यालय में लेकर के आने वाले हैं। वो पाठ्यक्रम रहेगा तो वो चीज़ भी सीखेगा। मेरे मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले ये कहा था कि हम आर्ट BA, BSc, BCom अगर उसको करता है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी सिखाएंगे, पैरामेडिकल का भी सिखाएंगे, वो BP नापना सीखे, वो सिरिंज लगाना सीखे, वो थर्मामीटर से बुखार नापना का सीख जाए। तो ये सब काम जो प्राइमरी जो काम है उस युवाओं को सीखना चाहिए। डॉक्टर की आवश्यकता नहीं लगे, और ऐसे ही प्राइमरी छोटे काम, अगर घर में फ्यूज उड़ जाए तो फ्यूज बनाने के लिए आप किसी इलेक्ट्रिशियन को ढूंढते रहते, घर में कोई फॉल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रिशियन को ढूंढते रहते, पाइपलाइन लीकेज हो जाए तो प्लम्बर को ढूंढते रहते। हम प्लम्बर का काम उसके कोर्स में डालेंगे, उसको सिखाने का काम करेंगे। यही तो कौशल का विकास है। पहले एक घर में सब लोग काम करते थे। कुम्हार के घर में एक भाई मिट्टी बनाता था, एक भाई मिट्टी छानता था, एक भाई चाक पे घड़ा बनाता था, एक भाई सुखाने का काम करता था। पूरा परिवार, एक भाई उस पर कलर देने के और पकाने का काम करता था। पूरा परिवार चलता था, और यही कौशल का विकास है। मेरे परिवार में राखी बनाने का काम हम लोग करते थे।
हमारे पशुओं के श्रृंगार का काम करते थे। 4 महीने तक हम लोग, मेरे दादाजी उस काम को करते थे, हम सब उनके लिए सहयोग करते थे। रक्षाबंधन के 5-7 दिन तक बढ़िया सड़क पे बैठकर दुकान लगाते थे और रक्षाबंधन उत्सव का काम करते थे। यही तो कौशल का विकास था। उसके समय विजयदशमी आ जाता था तो मेरे दादाजी उस समय सहारनपुर की सांस्कृतिक एकता के बड़े वो थे, और उसमें जो सहारनपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें उनको शहर के लोग कहते थे, ये दादाजी सुनाते थे, 1920 में उन्होंने सबसे पहले रावण बनाया था, आज़ादी के पहले, और लगातार आज भी सहारनपुर शहर के रावण का निर्माण गौतम टेटवाल का परिवार करता है। मैंने भी कई बार कॉलेज से पढ़ने के बाद में आया तो मैंने वो दादाजी का हुनर सीखा था, वो हुनर हम कर रहे हैं। अभी भी निकालते हैं क्या? अभी भी रावण बनाने का, रावण का निर्माण का, रावण के पुतले का निर्माण मेरा परिवार करता है, और मैंने मेरे रिश्तेदारों को, परिवार वालों को सब सिखा दिया। व्यक्तिगत तौर पर आपके शौक क्या है? अगर मैं निजी तौर पर जानना चाहूँगी कि गौतम टेटवाल जी क्या शौक है उनको, स्पोर्ट्स का है, फिल्मों का, या कुछ? व्यक्तिगत तौर पर किताबें पढ़ने का शौक है, मित्रों के साथ गपशप करने का शौक है, और अपने पुराने साथियों के साथ बैठ कर के गपशप करना, ये व्यक्तिगत शौक है। और सीखने का शौक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जो काम होता है सीखने का शौक वो निरंतर चलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप राज्य मंत्री, अभी क्या भविष्य में देखते हैं? बिल्कुल कुछ अपने को लेकर भविष्य में क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में क्या गौतम टेटवाल जी कहाँ तक होना चाहिए? जो मेरा दल, मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी दे देगी वो काम निरंतर करता रहूँगा। मेरे शिल्पी बहुत अच्छे रहे। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जिसने माननीय ठाकरे साहब जी के साथ काम किया, उनको देखा है। माननीय प्यारेलाल जी के साथ, जब मेरे यहाँ लोकसभा सदस्य प्यारेलाल जी थे तो उनके साथ काम किया है। मैंने बचपन में राजमाता सिंधिया जी को देखा है। स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी मेरे शिल्पी रहे। माननीय संघ की बात दृष्टि से देखें तो माननीय सुरेश जी सोनी, सारेगाम जी तोमर, माखन सिंह जी चौहान, ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व के साथ काम किया है तो वो सीखता रहता हूँ। आज माननीय मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन जी के साथ काम कर रहा हूँ। माननीय कैलाश जी, विजयवर्गीय जी के साथ सीखने को मिल रहा है। इस नेतृत्व ने खूब काम किया है इस मिट्टी को बनाने में और संगठन को खड़ा करने में। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से संगठन को खड़ा करने में लोगों ने काम किया। मैं तो बहुत छोटा हूँ, इनके साथ सीखता रहूँगा और जो आदेश संगठन देगा वो काम करूँगा। बीडी भाई साहब हमारे आदर्श हैं। विद्यार्थियों के बीच में उन्होंने काम खड़ा किया। आज हजारों विद्यार्थी बीडी भाई साहब के साथ काम करने वाले। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं? मैं भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने सीहोर से BSc की है, उसके बाद फिर MSc बाद में की और लगातार करता रहा हूँ। गरीब शिक्षक का बेटा रहा और अभाव में पला, तो आप सब समझते हैं, तो मुझे अभाव में सब सीखने को मिला और उसके लिए मैं, आपकी चैनल ने भी मुझे आज इतनी सब बातें पूछी। मैं दंडोतिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बात है गौतम टेटवाल जी, निश्चित तौर पर काफ़ी छोटी सी शुरुआत से आप इस मुकाम तक पहुँचे। भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी शुरुआत, मेरा बचपन बहुत गरीबी में भी था और बहुत वैसे भी था। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे घर, मेरे पिता, क्योंकि पढ़ा लिखा परिवार था, तो उस समय 10 पैसे का भास्कर आता था और 8 पैसे या 12 पैसे का स्वदेश और नई दुनिया अखबार आता था। मेरे यहाँ स्वदेश पेपर आता था। एक बार स्वदेश में कटिंग छपी कि ग्वालियर का एक लड़का पार्षद बना कम उम्र का। मैंने उस कटिंग को देखकर पढ़ा और मेरे को लगा कि यार अपन भी ये राजनीति में गया पार्षद बनेंगे। और बाद में वो लड़का जिसके 18 साल 20 साल उम्र होगी, 20-21 का, वो पार्षद बना था। और वो जो जिस लड़के की जो बात कर रहा हूँ, जब मैंने उसकी कटिंग निकाल के, कच्चा मकान था, कच्चे मकान में सिर्फ एक लकड़ी का दरवाज़ा ही था मेरे घर में, बाकी लकड़ी का कोई वो फर्नीचर वगैरह नहीं था और दीवार में ही वो सब माता जी ने वो बना रखा था। तो उस कटिंग को मैंने अपने लकड़ी के दरवाजे पे चिपका दी और उस व्यक्ति का नाम था, जो 18-20 साल की उम्र में पार्षद बना था, उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र सिंह तोमर, जो मेरे आदर्श रहे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर समय की बात है। नीचे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा गौतम टेटवाल जी। और प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आज मेरे साथ चर्चा में मौजूद थे मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल जी। निश्चित तौर पर दिल से उनके जो बातें थी
वो उन बातों को उन्होंने दर्शकों के सामने रखा है और भविष्य के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपकी न्यूज़ 24 को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ दंडोते जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके फोटोग्राफर, आपके पत्रकार, आपके डायरेक्टर, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय मध्य प्रदेश। तो प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।